Today, we shall start the second part of the basics of thermodynamics. Last time, we have studied about the zeroth law of thermodynamics and the first law of thermodynamics. Now, there is an application of law of thermodynamics, that is Carnot engine and Carnot cycle. So, a heat engine is a practically arrangement to convert heat into mechanical work. It is example of an Carnot engine where whole process start from A to B, then B to C, and then C to D and return A to A. मतलब सारा प्रोसेस A से B की ओर जाता है, then B से C, C से D and D से A की ओर जाता है, जिसमें से A से प्रोसेस AB प्रोसेस और DC प्रोसेस दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, जबकि B से C एंड A से D दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है। तो एक एक करके हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। पहले प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस A to B, Q1 is equal to W1, which is the work done in this process. सो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। सो RT1 is equal to log E V2 डिवाइडेड बाई V1। इस केस में मेरा टेम्परेचर T1 जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट केस, यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, T2 T1 था यहाँ पे, यहाँ से T2 में चला जा रहा है। सो W2 इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। एडियाबैटिक प्रोसेस का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, Q2 इज इक्वल टू Q2 प्रोसेस इज C से D, चूंकि यहाँ पे फिर वही आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। सो प्रेशर P1 V3 चेंज हो जाएगा P4 V4 में। सो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा Q2 is equal to W3 is equal to RT2 log E V4 divided by V3। लास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है, विच इज सेम एज द सेकेंड प्रोसेस। इस प्रोसेस में फिर वही हमारा W4 इज इक्वल टू हो जाएगा R T1 माइनस T2। इस केस में यहाँ टेम्परेचर मेरा T2 था, यहाँ T1 है। सो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फॉर्मूला हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 divided by T1 or T1 minus T2 divided by T1, where T1 is the temperature of the source and T2 is the temperature of the sink. अगर gamma is the adiabatic expansion ratio हो, so 1 by gamma is defined होता है V2 by V3 is equal to V1 by V4. So T2 by T1 के जगह पे हो जाएगा 1 by gamma 1 by rho sorry 1 by rho to the power gamma minus 1। सो ईटा के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं T2 बाई T1 के जगह पे 1 माइनस 1 बाई रो टू द पावर गामा माइनस 1। ये हो गया सिंपल कार्नोट इंजन। नेक्स्ट, इफ टू कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग इन सीरीज, अगर दो कार्नोट इंजन है, ये पहला कार्नोट इंजन है और दूसरा ये कार्नोट इंजन है, यहाँ से ये सोर्स है और लास्ट में ये सिंक है, बीच में ये एक इंटरमीडिएट रिजर्वॉयर है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से लिया एंड नेक्स्ट फिर यहाँ Q2 अमाउंट ऑफ हीट इन रिजर्वॉयर में लेके फिर यहाँ से फिर Q3 यहाँ पर रिलीज करेगा सिंक में। सो इस दिस केस में टोटल वर्क डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन साइकिल इज इक्वल टू W1 एंड W2, यहाँ पे W2 होगा। सो W1 प्लस W2, यहाँ पे W2 होगा। सो W1 माइनस प्लस W2, सो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q2 माइनस Q3 एंड विच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q3। सो एफिशिएंसी हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q3 डिवाइड बाई Q1, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस Q3 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 बाई T3 बाई T1, जो कि इसका वैल्यू Q1 Q2 इसका प्रोपोर्शनल होता है, तो ये T3 बाई
T1 हो गया. Now, after first law of thermodynamics, why there is a need of second law of thermodynamics? First यहाँ पे पढ़ लेते हैं. The first law of thermodynamics states the equivalence of heat and energy. It simply tells that whenever work is obtained, an equivalent amount of heat it used up or vice versa. It does not say anything either about the limitation in the conversion, मतलब कितना वो convert हो रहा है heat, उसके बारे में नहीं बताता है, of heat into work, or about the condition necessary for such conversion. What are the conditions required to change the heat into work? For example, if the first law does not tells us whether water can flow against gravity of itself, so it has no answer. Also, it does not tells the direction of energy flow. इसके बारे में भी कोई ये लॉ नहीं बताता है. सो एक चाया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे फेल कर जाता है, तो हमारा यहाँ पे जरूरत पड़ा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो फर्स्ट साइंटिस्ट who discovered the second law of thermodynamics and give the exam definition is Carnot. So it is also called Carnot theorem. It states no engine working between two given temperature can more efficient than a reversible Carnot engine. उन्होंने एक कार्नोट इंजन बनाया जिसको उन्होंने कहा ये 100% एफिशिएंट है, रिवर्सिबल है, तो उससे 100% एफिशिएंट पॉसिबल बनाना पॉसिबल नहीं है. So it states no engine working between two given temperature can more efficient than a reversible Carnot engine working between same limit of temperature, that is same source and same sink. Same source and same sink कहने का मतलब, as we know that eta is equal to 1 minus T2 divided by T1. हम लोग यहाँ जानते हैं कि T1 और T2 सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है, तो दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए तो ईटा का वैल्यू 1 हो जाएगा. ईटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 100% एफिशिएंट. सो ये मेरा एक आइडियल हो गया रिवर्सिबल कार्नोट इंजन. इससे मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं यूज कर सकता है. इसी को हम लोग कहते हैं कार्नोट थ्योरम. नेक्स्ट, इसी पेज एक नए क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को डिफाइन किया गया. इट इज कॉल्ड एंट्रोपी. इट्स मीनिंग, लिटरल मीनिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन. Physically, entropy of a system is a measure of disorder of its molecular motion. Greater is the disorder of molecular motion, the system greater is the entropy. कैसे? मान लेते हैं if heat is supplied, then disorder of the molecule increases. मतलब molecular motion जो है वो क्या हो जाएगा? वो increase कर जाएगा. So इस केस में क्या होगा? entropy increase कर जाएगा. If heat is exerted, मतलब अगर हीट वहां से हम लोग निकाल लें, देन मॉलिक्यूलर मोशन विल डिक्रीज. तो मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा. इसी को इसलिए हम लोग कहते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है? किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को भी मेजर करता है. सो इस केस पे Q by T is equal to constant change of heat divided by temperature. This change is called entropy. Let us consider S1 and S2 are respectively the entropy of adiabatics A1 and A2. Then in this case, difference is S2 minus S1 is equal to Q by T is equal to constant. So for a small quantity change, S2 minus S1 replace हो जाएगा ds से और Q replace हो जाएगा dq से, तो ये हो जाएगा dq by T. और इन जनरल अगर हम इसका टोटल चेंज फाइंड करने जाए तो ये हो जाएगा S1 to S2 ds इंटीग्रेशन that is equal to dq by T A1 to A2. Adiabatic A1 से A2 के बीच में. Next is, so these are the small applications of entropy. During an adiabatic change, dq, change in heat, is equal to 0. So the change of entropy is equal to dq by T. हम लोग जानते हैं entropy is equal to dq by T होता है, तो 0 divided by T, that is equal to 0. So the entropy remains constant during an adiabatic reversible process. Adiabatic reversible process में entropy जो होगा वो constant रहेगा. Therefore, the entropy of a substance is that physical quantity which remains constant
when the substance undergo a reversible adiabatic process. अब एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा? एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, सो इट इज किलो कैलोरी बाय केल्विन or joule per Kelvin. Next, there are some mathematical derivations. Number one, change in entropy in reversible and irreversible process. Number one, change of entropy in reversible process. In the whole reversible cycle, total heat Q by T summation is equal to 0. So, reversible process के लिए entropy जो होगा उसका value क्या होगा? 0 होगा. This is also called Clausius theorem. Now, change in entropy in irreversible process. Irreversible process में net change in entropy जो है वो 0 नहीं होगा, वो final minus initial होगा, that is Q2 by T1 minus ये final हो गया entropy, ये initial entropy हो गया, so Q2 by T2 minus Q1 by T1, it is equal to increase in entropy of the system during the irreversible process. Now, from the second law in terms of entropy, entropy को के terms में second law को कैसे define कर सकते हैं? If SE and SB be the entropy of substance in the initial and final state, मतलब initial A state में अगर उसका entropy S1 SA हो और final state में B में अगर उसका entropy SB हो, तो उस केस में SB minus SA is equal to integration A to B dQ by T होता है. If A and B are very infinitely close to each other, then this quantity is replaced by ds and ds is equal to dq by t. So dq is equal to tds. This is the second law of thermodynamics का सबसे important equation है. dq is equal to tds. ये हमारे काफी यूज होगा आगे की mathematical derivations में. Next is Clausius inequality. Now combining entropy for reversible and irreversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि एंट्रोपी dq by t इज इक्वल टू 0 होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ये वैल्यू जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है. सो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन dq by t greater than equal to 0. दिस इज कॉल्ड Clausius inequality. Next, change in entropy of a solid or liquid. As we know that delta S is equal to delta Q by T. So when m kg of substance changes state from solid to liquid, that is in this case latent heat Q is equal to mL1, where L1 is the latent heat of fusion. So इस केस में delta Q replace हो जाएगा mL1 से, so delta S is equal to mL1 divided by T. When m kg of substance changes states from liquid to solid, उस केस में heat is exerted from the substance, so इस केस में Q जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, so वहाँ पे mL1 divided by T हो जाएगा. Next, number 2, when m kg of substance changes state from liquid to vapor, so in this case delta Q is equal to mL2, where L2 is the latent heat of sublimation. So इस केस में हमारा इक्वेशन हो जाएगा delta Q mL2 divided by T. When m kg of substance changes state from vapor to liquid, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो उस केस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस ml2 हो जाएगा, सो एंट्रोपी नेगेटिव होगा ml2 minus ml2 divided by T. Next, number 3, when the temperature of m kg of substance is raised from T1 to T2, इस केस में चेंज इन एंट्रोपी, एस एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी. सो इस केस में हो जाएगा T1 से T2 dq by T, where dq is the heat given to the substance for dt amount of temperature. As we know that dq is equal to mc dt, where c is the specific heat, so यहाँ पे dq की जगह पे हो जाएगा T1 to T2 mc dt divided by T. mc कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, dt by T 1 by T का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log T होता है, लिमिट पुट कर देंगे T1 से T2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये mc log e T2 divided by T1 होगा. Next, entropy of steam. Entropy of steam is equal to ice, latent heat of ice, then change of entropy from raise the temperature, that is mc log e T2 divided by T1, ये जो है सेकेंड केस में, थर्ड केस में मेरा, and then mls जो steam में वो चेंज होगा, पहले ice,
then steam. So latent heat of steam, that is mls divided by T2. ये फाइनल एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, डेल्टा S इज इक्वल टू CV dt by T plus PdV divided by T, where CV is the specific heat of a gas at constant volume. Number 8, the value of S in terms of temperature and volume. So in this case, delta S is equal to CV, सेम इक्वेशन है, इसी में चेंजेस किया गया है. CV log E T2 डिवाइडेड बाई T1, इंटीग्रेशन करने के बाद इसका वैल्यू T2 डिवाइड बाई T1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा R log V2 डिवाइडेड बाई V1. नेक्स्ट, the value of S in terms of temperature and pressure. So in this case, constant pressure के रिस्पेक्ट में Cp log E T2 divided by T1 minus R log P2 divided by P1. Number last, C, value of S in terms of pressure and volume. So in this case, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. So हो जाएगा CV log P2 by P1 minus CP log V2 by V1. So ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया. ये है मेरा एंट्रोपी के कुछ एग्जांपल्स. नेक्स्ट हम लोग आएंगे TS इंडिकेटेड डायग्राम, T फॉर टेम्परेचर, S फॉर एंट्रोपी. S को जब हम लोग x एक्सिस पे और T को हम लोग y एक्सिस पे नोट करेंगे तो एक डायग्राम हमारा आएगा. इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं TS इंडिकेटेड डायग्राम. जैसे हम लोग देख रहे हैं, प्रोसेस जो है A से B, B से C एंड C से D की ओर मूव कर रहा है, देन D से A की ओर रिटर्न बैक वापस लौट रहा है. AB प्रोसेस एंड CD प्रोसेस, ये मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसको आइसोथर्म भी कहते हैं. BC एंड DA प्रोसेस ये एडियाबैट्स है या एडियाबैटिक प्रोसेस है. ऑब्वियसली आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होंगे एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट हमारा कांस्टेंट होगा. ए पॉइंट पे एंट्रोपी मेरा S1 है और बी पॉइंट पे एंट्रोपी मेरा S2 है. सो इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेट ऑफ ए सिस्टम. हीट फ्लो ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, एज वी नो दैट dq इज इक्वल टू TdS होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. सो ये हो जाएगा टोटल हीट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ TdS. सो Q1 TdS, अगर Q1 हम लोग निकालने जाए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABFE. ए बी, ये हमारा दो टर्म यहाँ पे मिसिंग है. हमारा ए, यहाँ पे जैसे जो इक्वेशन आया है ABFE, ए बी, उसके बाद F और E का टर्म यहाँ पे F होगा और यहाँ पे E होगा. ठीक है, तो ABFE ये वाला एरिया टोटल. नेक्स्ट Q2 अगर हम निकालने जाए जो सेकेंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, तो उस केस में हो जाएगा TdS, दैट इज एरिया DCFE. DCFE. अब दोनों का अगर हम डिफरेंस लेने जाए, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, दैट इज T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1. सो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 S2 माइनस S1 डिवाइड बाई Q की जगह पे T1 S2 माइनस S1. सो यहाँ पे S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1. सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 divided by T1. Next additional topic is refrigerator. So refrigerator removes heat from cold body with the help of external work, whose coefficient of performance is given by Q2 divided by W. Q2 work done Q1 minus Q2. So Q2 की जगह पे फिर T2, Q1 की जगह पे T1 minus T2. It is also called coefficient of performance, as we know that for heat engine or Carnot engine, eta is equal to 1 minus T2 by T1 and K is equal to T2 divided by T1 minus T2. दोनों को अगर हम लोग रिलेशन फाइंड करें तो ये हो जाएगा eta is equal to 1 minus K. और irreversible process, ये पहले भी हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, डेल्टा is greater than 0. Reversible process, delta S is equal to 0. Entropy of universal or isolated system can never be decreases. TS इंडिकेटेड डायग्राम का एक शॉर्टकट मेथड, अगर ये इस प्रोसेस में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है
देन इस केस में Q1 plus Q2 minus Q3 divided by Q1 plus Q2, that is area enclosed by the cycle of TS diagram divided by total area. Next important topics of thermodynamics is thermodynamic function. यहाँ पे हम एक एक करके जो important thermodynamic function है और मैक्सवेल्स thermodynamic relations है उसको हम लोग establish करेंगे. तो सबसे पहले है the thermodynamic state of a homogeneous system may be represented by mean of certain selected variables such as pressure, volume, temperature and entropy. इस चार से हम लोग इसको वेरिएबल से नोट करते हैं. Out of these four variables, any two vary independent and when known enable the other to be determined. ठीक है, दो वेरी करते हैं इंडिपेंडेंटली और दूसरे को हम लोग उसके रिलेटेड में हम लोग फाइंड करते हैं. Thus there are only two independent variables and other may be considered as a function. मतलब दो को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में यूज करते हैं और अदर को फंक्शन के रूप में यूज करते हैं. So dq is equal to du plus pdv. This is the first law of thermodynamics from first law of thermodynamics है. And dq is equal to tds. ये second law of thermodynamics का इक्वेशन है. दोनों को कंबाइन करेंगे. So tds is equal to du plus pdv. pdv हम लोग जानते हैं dq is equal to p dw is equal to pdv होता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ यूज किया गया है. सो tds is equal to du plus pdv और du यहाँ से अगर हम ना करने जाए चेंज इन internal energy is equal to tds minus pdv. For a complete knowledge of the system, certain other relations are required. For this purpose, there are some functions of variables p, v, ts. इस चारों variables के लिए कुछ other functions भी हम लोग use करते हैं. These are known as thermodynamic potential or thermodynamic functions. There are four thermodynamic potentials. एक एक करके हम लोग इस पे आएंगे. Number one is internal energy और intrinsic energy. Internal energy हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं. It is U is equal to UK plus UP. That is UK is equal to kinetic energy and UP is equal to potential energy. अगर molecules के बीच में if there is no interactions among the molecules के बीच में अगर कोई interaction नहीं हो तो उसका potential energy जो होगा वो क्या होगा? Zero होगा. So UP is equal to 0. Then du is equal to हो जाएगा dq minus minus dw and du is equal to tds minus pdv. हम लोग जानते हैं pdv is equal to कहाँ से आया dw और dq के जगह पे क्या पुट किए हैं tds. तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये किसका किसका फंक्शन है. s और p क्वांटिटी हमारा यहाँ चेंज कर रहा है तो u इज अ फंक्शन ऑफ s एंड p. तो टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से हम लोग यूज कर सकते हैं. पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये हम लोग पढ़ चुके हैं. So du is equal to dou u by dou s at constant v ds, dou u by dou v at constant s dv. इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे. ds का टर्म यहाँ है, यहाँ भी ds का टर्म है, यहाँ dv का टर्म है, यहाँ dv का टर्म है. ऑब्वियसली तब t का टर्म इसके बराबर होगा और माइनस p का टर्म इसके बराबर. So dou u by dou s v is equal to t and dou u by dou v s is equal to minus p. Question number 4. As we know that du is a perfect differential, dou by dou v, dou u by dou s v and dou by dou s, dou u by dou v ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगे? इक्वल होंगे. हम लोग जानते हैं पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन के. पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम लोग जानते हैं कि अगर ऑर्डर चेंज भी कर दें तो वैल्यू क्या होता है हमारा? सेम रहता है. जो कि यहाँ v है s है, यहाँ s और v है. अब डो यू बाय डो एस का वैल्यू है मेरा यहाँ टी, तो यहाँ पे टी हो गया. तो डो टी बाय डो वी एट कांस्टेंट एस और पी के जगह इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे माइनस पी. तो ये हो गया माइनस डो पी बाय डो एस. ये हो गया. ये मेरा है मैक्सवेल्स का फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन. नेक्स्ट ऑफ फंक्शन इज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ. एज वी नो दैट डी यू इज इक्वल टू टी टी एस माइनस टी डब्ल्यू. इसको हम लोग लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डी यू इज इक्वल टू डी टी डी एस टी एस माइनस डी यू. चूँकि इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? एस डी टी प्लस टी डी एस. चूँकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी का वैल्यू 0 होगा. सो ये हो गया डी टी एस हम लोग लिख सकते हैं.
इस टर्म को इधर लेके आते हैं तो डी यू माइनस टी डी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। अब ये d को हम लोग कॉमन ले लें तो डी यू माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। इस u माइनस टी एस को एक अलग क्वांटिटी का नाम रखा गया जिसको हम लोग f कहते हैं। सो f इज इक्वल टू u माइनस टी एस, दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। सो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। नेक्स्ट आगे आते हैं। सो डी एफ इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, और माइनस डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं ये टर्म फिर से डी यू माइनस टी डी एस। डी यू का वैल्यू ठीक है, इसको जगह पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन है टी डी एस माइनस एस टी टी। बट हम लोग जानते हैं डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो पुट कर डी एस की जगह पे ये वैल्यू। सो यहाँ से टी डी एस का टर्म कट जाएगा, बचेगा डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी। डिफरेंशिएट कौन सा टर्म हो रहा है, v और t का टर्म। सो f इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t। फिर पार्शियल टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को कंपेयर करेंगे, dt का टर्म यहाँ पे है, dv का टर्म यहाँ पे है। सो डो एफ बाय डो वी टी इज इक्वल टू माइनस पी, डो एफ बाय डो टी वी इज इक्वल टू माइनस एस, इक्वेशन नंबर 10। फिर डी एफ इज ए डिफरेंशियल, सो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, डो बाय डो वी डो टी और डो टी डो वी इस तरह लिख सकते हैं। सो इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे माइनस पी और इसके जगह पे माइनस एस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा डो पी बाय डो वी, डो यहाँ पे हो जाएगा डो पी बाय डो वी एट कांस्टेंट वी एंड डो एस बाय डो वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। नंबर 3 इस क्वांटिटी इज एंथैल्पी और टोटल हीट। The enthalpy is that physical quantity which remains constant in adiabatic throttling process. So H is equal to U plus PV. अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे सो DH is equal to DU plus DPV होगा। अब DU का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो DH is equal to TDS minus PDV। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो PDV plus VDP होगा। सो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी इज इक्वल टू 0। सो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस माइनस इज इक्वल टू डी क्यू। सो एच इज ए फंक्शन ऑफ वट, एस एंड पी। सो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। देन इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन नंबर 14 को कंपेयर करेंगे तो हमारा ये दो वैल्यू आएगा। फिर हम लोग डी एच को एज अ परफेक्ट डिफरेंशियल लिख सकते हैं। सो ये हमारा इक्वेशन आएगा, दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। लास्ट क्वांटिटी इज गिब्स पोटेंशियल। गिब्स पोटेंशियल इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस और एफ प्लस पी वी। सो एज वी नो दैट जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस और एच का वैल्यू होता है u प्लस पी वी, तो u प्लस पी वी लिख लिए, यहाँ टी एस लिख लिया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एक एक टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, इस तरह से ये वैल्यू आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि dq के जगह पे हम लोग जानते हैं dq इज इक्वल टू u प्लस पी वी होता है, तो u प्लस पी वी के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे dq और dq के जगह पे टी डी एस एक होता है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस टी डी एस की जगह पे हम लोग यहाँ dq लिख देंगे। सो ये dq और माइनस dq प्लस dq का टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, इक्वेशन नंबर 18। So for an isobaric isothermal process, dp is equal to 0, so dt is equal to 0. So in this case, dg is equal to 0 and g is constant. Thus, Gibbs function is the physical quantity which remains constant in irreversible isobaric process. So g is equal to h minus ts. So again हम लोग लिख सकते हैं dg is equal to dou g by dou p at constant t dp dou g by dou t at constant p dt। इस इक्वेशन नंबर 18 और इक्वेशन नंबर 19 को कंपेयर करेंगे तो हमारा ये दो टर्म आएगा। फिर dg इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल जैसा पहले हम लोग करते आ रहे हैं, डो टी बाई डो जी डो पी टी एंड डो बाई डो पी डो जी डो टी पी। वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन 20 से। सो ये हमारा आ गया मैक्सवेल्स का फोर्थ रिलेशन। अब ये शॉर्टकट एक मेथड है
इस चारों रिलेशन को याद करने का। ये रिलेशन हमारा याद करना जरूरी है क्योंकि इसके डेरिवेशंस काफ़ी यूज़ होते हैं, इसके एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में भी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी यूज़ होते हैं। सो हमको याद करना है इस तरह का एक रेक्टेंगल जिसमें ये चार रेक्टेंगल्स हैं चारों रिलेशंस के लिए। याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट में P होगा, देन S, देन V एंड D। अब इसमें ये एरो साइन हमको ये नोट करना है, ये एरो साइन हमारे इक्वेशन को डिनोट करेंगे। याद रखना है जब एरो साइन एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब इस तरह से एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगे, और जब एक नीचे और एक ऊपर की ओर होगा तो उसमें से एक क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें जैसे एक नीचे PSV ऐसे हमको याद करना है, ये एरो साइन यहाँ से नीचे आया, एक नीचे से ऊपर की ओर गया, तो ये इक्वेशन हो गया। हम लोग कैसे लिखेंगे, डो P बाई डो S एट कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, डो P बाई डो, यहाँ पे डो P पहला हम लोग यहाँ से यूज करते हैं, डो T, ये T से स्टार्ट हुआ तो डो T बाई डो V एट कांस्टेंट S, और देन नेक्स्ट है डो P बाई डो S एट कांस्टेंट V। तो एक नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव साइन पुट कर दिए। नेक्स्ट दोनों का एरो साइन, ये एरो साइन हमको याद रखना है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं डो T बाई डो P एट कांस्टेंट S एंड डो V बाई डो S एट कांस्टेंट P। थर्ड यहाँ पर भी देख लें, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ पे एरो अलग अलग डायरेक्शन में है लेकिन एक ही तरफ है। सो स्टार्ट करते हैं डो S बाय डो V एट कांस्टेंट T एंड देन डो P बाय डो T एट कांस्टेंट V। यहाँ पे देखें एक नीचे एक ऊपर की हो तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव होगा। सो डो V बाय डो T एट कांस्टेंट P एंड माइनस ऑफ डो S बाय P डो P एट कांस्टेंट T। तो ये चार रिलेशन काफ़ी, और ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट, सम डिडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। नंबर वन इज क्लॉसियस-कैप्लान इक्वेशन विच इज इक्वल टू, ये सबको हम लोग को याद रखना है, डेरिवेशन जरूरत नहीं है। dp by dt is equal to L divided by T V2 minus V1. L is the latent heat. Then number two, the ratio of isothermal and adiabatic elasticities. Elasticity का हम लोग इक्वेशन हम लोग जानते हैं, E is equal to stress divided by volume strain होता है। सो स्ट्रेस की जगह पे हम लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर। और जब भी वॉल्यूम स्ट्रेन होता है ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है, इसलिए ये dv बाई वी माइनस साइन के साथ, तो इसको अगर लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं v dp बाई dv। सो इलास्टिक एडियाबैटिक इलास्टिसिटी हो जाएगा v डो p बाई डो v एट कांस्टेंट एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के फॉर्म में। s जो है वो सब्सक्रिप्ट को यूज कर रहा है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को। एंड नेक्स्ट, Et is equal to isothermal elasticity, which is Et is equal to minus V dou P by dou V T। इस इक्वेशन को यूज किया गया। सो ES by Et is equal to Cp by Cv। Cp हम लोग जानते हैं डो Q by डो T एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, Cv is equal to डो Q by डो T एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये मेरा इक्वेशन है। नेक्स्ट, TDS इक्वेशंस। फर्स्ट इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट TDS इक्वेशन, जिसको कहते हैं सेकंड TDS इक्वेशन। So TDS is equal to CV dt plus T dou P by dou T at V dV. TDS is equal to CP dt plus T dou V by dou TP dP. Next is energy equation. Energy equation is dou U by dou Vt is equal to T dou P by T minus P. Ideal gas के लिए dou U by dou V at T is equal to 0 होता है। So in this case में इस क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वंडरवॉल गैस इक्वेशन जो होगा डो यू बाय डो वी एट टी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय वी माइनस पी, एंड डो यू बाय डो वी टी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वंडरवॉल गैस अंडर फ्री एक्सपेंशन डो टू बाय डो वी एट यू is equal to minus CV A by V square, and for a finite change in volume the change in temperature is dou T is equal to minus 1 divided by CV A by V square dV. Number 6, heat capacity equation, Cp minus Cv is equal to T
डो पी बाई डो टी वी, डो वी बाई डो टी पी एट कॉन्स्टेंट पी। तो अल्टरनेटिवली हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। परफेक्ट गैस के लिए सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, वंडरबॉल इक्वेशन के लिए सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर 1+2a डिवाइडेड बाई आर टी प्लस वी। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल्स के सेकेंड पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स लॉ, नॉर्स हीट इक्वेशंस और फ्लक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।